और मनीष है ना, क्या हाल चाल है? बढ़िया था। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ओके ओके। हाँ जी डियर्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ जी, तो चेक करके बताओ भाई, लास्ट में हमने क्या टॉपिक कंप्लीट किया और कोई होमवर्क दिया क्या मैंने? चेक करो। यस सर, होमवर्क दिए थे। दिया था मैंने? मॉर्निंग सर। हाँ, तो हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा दिया? जो बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था वही मैंने होमवर्क दिया था, जिसका नाम दिया था मैंने टॉलरेंस रिएक्शन। यही था, आई थिंक सो, है ना? यस सर, यही था। मैंने ऐसे दिया था आपको होमवर्क में। एसिटाल्डिहाइड, ये 4 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ बेसिक मीडियम, और ये स्ट्रक्चर था। और इसका नाम मैंने दिया था पेंटा एरिथ्रिट्रॉल। कहा था मैंने, और मैंने इसका हिंट भी दिया था। मैंने कहा था ये रिएक्शन 3 बार तो एल्डोल है और 1 बार कैनिजो है, तो जितने अल्फा एच होते हैं उतनी बार वो एल्डोल करता है, इसलिए 3 अल्फा एच के बेस पे 3 फॉर्मल्डिहाइड। तो ये क्रॉस एल्डोल हो गया, जिसमें ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगा। तो देखो, जैसे नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बेसिक मीडियम में फॉर्मल्डिहाइड डाल दो, ये पहला वाला मोल, 4 में से 1, तो ये बन जाएगा एक्सेप्टर, ये बनेगा डोनर। तो आपको ध्यान है करना क्या अपने को, ये स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह जानते हैं स्ट्रक्चर बनाना कैसे होता है। वैसे होना होता है फिक्स है परमानेंट, बस वो भरना है अपने को। अब बताओ डोनर एक्सेप्टर में कितने कार्बन? डोनर में 2 कार्बन। एक्सेप्टर में अरे एक ही दिख रहा है, एक ही है। एक्सेप्टर का पार्ट है बीटा वाला, इसलिए इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। और डोनर में कितने कार्बन है? सर 2 है। तो आगे तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर बन गया। अभी देखो इसके बाद अल्फा और फिर प्रेजेंट है। अब की बार इसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल, ये सेकंड मोल, ये बेसिक मीडियम, फिर ये आपका एक्सेप्टर, ये डोनर। अब क्या ये वाला अल्फा एच निकल के इसको यहां जोड़ देगा, तो देखो स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2OH, ये CH2OH, और ये आपका CH2। देखो ये रहा आपका एक्सेप्टर, ये रहा आपका डोनर। फिर इसके अंदर फिर फॉर्मल्डिहाइड डाल दो, ये देखो ये तीसरा मोल, फिर बेसिक मीडियम। अब की बार ये वाला अल्फा एच फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर फिर ये चिपक जाएगा, तो आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा CH2OH, CH2OH, CH2OH एंड CH2OH। अब देखो इसके 3 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल यूज हो गए, 1 2 3, 4 में से। अब देखो ये वो हो गया जिसके अल्फा का वैल्यू 3, तो अब एल्डोल होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। जब एल्डोल होगा नहीं तो अब कैनिजो होगा। अब अगर आप बेसिक मीडियम डालते हो तो यहाँ पर आप चेक करो फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको याद होगा ये क्रॉस कैनिजो है, जिसे मैंने कहा था कि जो आपका एक्टिव होता है वो तो ऑक्सीडाइज होगा, तो ये ऑक्सीडाइज होकर सॉल्ट बनता है ये, और ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस पेंटा एरिथ्रिट्रॉल। तो देखो ये पूरी रिएक्शन कैनिजो और एल्डोल को मिला दो तो ये पूरी रिएक्शन बन जाती है। तो ये होमवर्क सर वो जरा कैमरे से बाहर जा रहा है। ये मैं कर दूंगा उसको भी। ये सर थोड़ा ऊपर भी। ऊपर भी हाँ, बस वो आस्तिक पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मैकेनिज्म पार्ट है। मैकेनिज्म बल्कि एल्डोल और कैनिजो का कॉम्बिनेशन। जब तक एल्डिहाइड के पास अल्फा एच होते हैं तब तक वो एल्डोल क्रॉस एल्डोल करता रहता है, और जैसे अल्फा एच खत्म होते हैं
वो क्रॉस कैरी थ्रू कर जाता है। बस इतना सा कंसेप्ट है। तो सिंपल सी इक्वेशन थी लेकिन अच्छी इक्वेशन थी। हाँ तो बेटा यस सर। चलिए सर अब लेते हैं अपन यहाँ पर रिएक्शंस ओनली फॉर फॉर्मल्डिहाइड। अब अपन कुछ रिएक्शन ऐसी ले रहे हैं जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड पार्टिसिपेट कर रहा है और कोई नहीं, तो केवल फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन। तो फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपको करनी है तो नंबर ए, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड, तो इसको मैं यहाँ लिख फॉर्मल्डिहाइड नहीं रहा हूं, इसका नाम लिखो फॉर्मेलिन। ये एक्चुअली नाम होता है फॉर्मेलिन। जो आप बायोलॉजी के बच्चे हो, मेडिकल के बच्चे हो, तो आप जानते हो लेबोरेटरी में जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक पानी जैसा सॉल्यूशन होता है, वो ये फॉर्मेलिन होता है। इस फॉर्मेलिन यस सर। अगर अपन देखें तो 40% तो फॉर्मल्डिहाइड होता है, 9% इसके अंदर मेथनॉल होता है और बाकी 51% पानी होता है। इस पूरे को फॉर्मिंग कहते हैं। तो इस समय हमने जो लिया फॉर्मिंग, वो ये फॉर्मिंग पानी का पार्ट है। अब इस फॉर्मिंग के अंदर हमने क्या किया, लाइम वाटर डाल के छोड़ दिया, यानी चूने का पानी 7 से 8 दिन के लिए छोड़ दिया। तो क्या होगा देखो इसके अंदर, ये इसके जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडजॉइन करते रहेंगे और नतीजा होगा, फॉर्मूला बनेगा C6H12O6। ये स्ट्रक्चर बनता है लेटेस्ट का। ये हर कोई कार्बन OH के अंदर रिड्यूस हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड का, और फर्स्ट एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड फॉर्म में रहता है। इसको बोलते हैं फॉर्मोज। ये देखो C6H12O6 इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मोज, क्योंकि फॉर्मलिन से बनता है और ये शुगर होती है, तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड से, और ओस का मतलब है शुगर, तो ये कहलाता है फॉर्मोज। और इससे दवाई बनती है तो इसका नाम बदलकर वहां पर हो जाता है अल्फा एक्रोज, क्योंकि इससे एक फॉर्मामिड नाम की दवा बनती है गले के लिए। और ये रिएक्शन सिर्फ आपका फॉर्मल्डिहाइड देता है और कोई नहीं देता। ये और कोई देता नहीं। अब आ जाओ नंबर बी। नंबर बी रिएक्शन, नंबर बी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप अमोनिया डाल दो, सिंपल सा रखना है इसको, तो ये कंडेंसेशन यानी संघनन अभिक्रिया है। तो 6 मोल तो फॉर्मल्डिहाइड के और 4 मोल अमोनिया के काम आते हैं। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से ये बनता है आपका CH2 का होल 6N4। आप इसको नाम देना चाहो तो देख सकते हो, CH2 को मिथिलीन बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा हेक्सामिथाइलीन, और N को बोलते हैं अमीन, तो टेट्रामीन। तो इसका नाम है हेक्सामिथाइलीन टेट्रामीन। लेकिन इससे ज्यादा फेमस नाम इसका दवा के नाम पर है यूरोट्रोपिन। इसको यूरोट्रोपिन, ये यूरिनरी इन्फेक्शन में काम आती है यूरोट्रोपिन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो देखो ये स्ट्रक्चर इसका, ये एक कहना चाहिए साइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है लेकिन हेटेरो एटम घुसे होते हैं। इसका नाम है यूरोट्रोपिन। ये वो दवा है जो काम तो आती है यूरोट्रोपिन, लेकिन अगर इसका नाइट्रेशन कर दें तो ये RDX का विस्फोटक बन जाता है। RDX आप जानते हो कौन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो हम इसका अगर नाइट्रेशन कर दें तो ये एक दवा की जगह एक्सप्लोसिव बन जाता है, विस्फोटक। तो फॉर्मल्डिहाइड की ये दो रिएक्शन थोड़ी सी हमारी याद रखने लायक है, जिनको रख सकते हो आप, कोई आपको कुछ करने की मैकेनिक की जरूरत नहीं है। सर यूट्रोपिन लिखे हैं क्या?
ये आवाज आ रही है? यूरोट्रॉपी में। सर हेक्सा हाँ। मिथाइल टेट्रामीन के बाद क्या है? कुछ बोल रहे हो बेटा? यूरोट्रोपिन है। है? आवाज नहीं आ रही मेरे को। थैंक यू। सर कौन सा मेडिसिन मतलब किस काम आता है ये? बेटा ये ना यूरिनरी इन्फेक्शन, यूटीआई बोलते हैं, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो यूरिन ट्रैक्ट के अंदर आप जानते हैं इरिटेशन होती है, शिवरिंग होती है, उसको बीमारी को खत्म करने के काम में आती है यूरोट्रोपिन। और सर अल्फा एक्रोस कहाँ यूज करते हैं? ऊपर वाली अल्फा एक्रोस कहाँ यूज करते हैं? ऊपर वाली जो है। सर फॉर्मोस को पूछ रही है। बेटा मेरे को सर आवाज, फॉर्मोस फॉर्मोस। फार्मोस, हाँ Yes, उसका sir. यूज। फार्मोस का क्या है बोलो? अच्छा दवा कौन सी है? हाँ उसका यूज कहाँ करते हैं पूछ रहे हैं। फार्मोस से दवा बनती है फॉर्मामिंट, इससे दवा बनती है फॉर्मामिंट। ये फॉर्मामिंट मिलती है, इसके अंदर अगर हम डाल देते हैं लैक्टोज, तो लैक्टोज के मिलाने से ये दोनों जब मिलते हैं तो इससे फॉर्मामिंट बनती है। सर इसका यूज और बोला ना गले के लिए, फॉर थ्रोट इन्फेक्शन। हाँ सर। ये यूरिन इन्फेक्शन के लिए, वो थ्रोट के लिए। अब आ जाओ बेटा, ओनली फॉर कीटोन्स। आप ले रहे हैं ओनली फॉर कीटोन। अब ये जो रिएक्शन है वो केवल कीटोन देते हैं और कोई एल्डिहाइड नहीं देंगे। तो वो कौन सी रिएक्शन है ओनली फॉर कीटोन की? नंबर ए, कि अगर आपने एसीटोन, देखो लिखने का तरीका मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा चेंज करके लिखूंगा। देखो मैं एसीटोन ऐसे लिखूं ताकि आपको याद हो जाए। जगह जगह पर मैं इसका लिखने का तरीका बदलूंगा, इससे आंसर बदलेगा। अब यदि इस एसीटोन के 1 मोल के साथ एसीटोन का सेकंड मोल डाल दिया जाए, ये सेकंड मोल है, ये देखो, और यहां रख देते हैं अपन ड्राई HCl, तो क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें ये आपका एक्सेप्टर हो जाएगा। ये दोनों लफ्जों में लिखा है कि था कीटोन्स एसिडिक मीडियम में भी एल्डोल देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड केवल बेसिक मीडियम में देते हैं। तो देखो ये कंडेंसेशन एल्डोल हो गया। अब इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है मेसिटिल ऑक्साइड। मेसिटिल ऑक्साइड, देखो ये अब की बार इस मेसिटिल ऑक्साइड को भी थोड़ा सुविधा के लिए मैंने ऐसा लिख दिया, दो अल्फा है छोटे से पहले खोल दी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर मैं इसमें तीसरा मॉलिक्यूल डाल दूं तो तीसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्टर और ये डोनर इसी प्रेजेंस में फिर ऑर्डर निकाल दे। और आप देखो जो स्ट्रक्चर बनेगा, अगर आप इसका आईयूपीएसी नाम दे सकते हो तो एक बार अपने दिमाग के अंदर इसका आईयूपीएसी नेम बना लो, तो इसका फेमस नाम आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इसका आईयूपीएसी नेम फेमस नहीं है, लेकिन आप इसका आईयूपीएसी नेम बना के देखो, इस नेम से वो नाम निकलेगा जो हमें चाहिए। तो अपने आईयूपीएसी के रूल लगाओ, लॉन्गेस्ट चेन लो, पेरेंट की चेन बनाओ, नंबरिंग दो, 1 डिग्री 2 डिग्री T, 2 डिग्री 1 डिग्री T, WR 1 डिग्री S, 2 डिग्री S। ये जब सारी चीजें पूरी करोगे तो सबसे लास्ट में जो बोलोगे ना वो इसका कॉमन नेम है। तो आपके नाम में सबसे लास्ट में आपने क्या बोला है वो बता दो मेरे को। सबसे लास्ट में उसमें एक नंबर भी है, एक डिजिट भी है उसमें। और 4ONE। दिमाग ये 2 ये हेक्स 2,6 डाई। चलो मेरे को बताओ कितना कितना डाइमेथिल? टीमोन 2,5। 2 6 2 6 2 6 पे है ना डाइमेथिल। हाँ सर मैं बॉन्ड का बता दी थी। चलो 2 6 डाइमेथिल, फिर हेक्सा, बताओ कितना कितना डाइईन?
सर 2,5 हेक्सा डाई। की हेप्टा? हेप्टा थोड़ी हेप्टा 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 कितना कितना डाई 2,5 2,5 डाइइन 2,5 डाई और अब क्या बोलोगे ओन ओन ओन। कितना ऑन 4 वाई नहीं Four. 4। हाँ वही ओन 4 ओन। कितना ऑन 4 4 ओन 4. फॉलोन, इसका नाम है फॉलोन। ये इसका फेमस नाम है, फॉलोन के नाम से फेमस है। इसका यूपीएससी नहीं चलता, ये चलता है। तो आपने जो यूपीएससी बनाया 4 ऑन, देखो ये फॉलोन ऐसे लिखा है। तो अगर आप ड्राई एसिड डालते हो तो लंबी चेन बनती चली जाती है, पॉलीमर बन गया देखो, लेकिन नाम बनेगा फॉलोन। अब नंबर बी, अगर सही है इसी यार. में आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है कि जो आपको लंबी चेन बनती दिख रही है, चेन घूम जाती है। कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर डालो, देखो CH3, ये CO, ये CH2, देखो एक मोल, इस डबल बॉन्ड C, CH3, CH2, ये दूसरा मोल, फिर ये आपका O, ये CH3, ये CH और H2, देखो 3 मोल में ये साइक्लिक फॉर्म है। अब जैसे कंसंट्रेट डालोगे, यहां से निकला एक वाटर, यहां से निकला दूसरा वाटर, यहां से निकला तीसरा वाटर। इसमें हमने 2 ही वाटर निकाले, देखो वाटर इसमें 3 निकले, क्योंकि पहला और लास्ट, ये जो पहला और लास्ट है ये भी आपस में मिले। तो अब चेक करो, ये जो कंपाउंड बना है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका नाम है मेसिटिन। ये देखो, ये देखो, इस कंपाउंड का नाम है मेसिटाइलिन। ये आपको नाम याद रखने हैं कीटोन्स के अंदर, मेसिटिल ऑक्साइड, फॉरॉन एंड मेसिटाइलिन। ये केवल कीटोन की रिएक्शन होती है। इसको हम पॉलीमराइजेशन में भी लेते हैं और कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं। पॉलीमर क्या हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल रिपीट हो रहे हैं, तो ये पॉलीमर भी है, तो दोनों ही पॉलीमरिक फॉर्म ही है। डन सर। हटा दो, हटाओ। हाँ हाँ, यस अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। नंबर नेक्स्ट पे एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन का नाम है BBO। B का मतलब है बेयर, V का मतलब है विनेगर और O का मतलब है ऑक्सीडेशन। ये एक बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन पहला पॉइंट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है इसके अंदर जो हम लेंगे वो है पर एसिड। अब पर एसिड ले लीजिए, ये अपन पहले भी ले चुके हैं, लेकिन ये रिएक्शन तो आपको लिखी है अल्कीन्स के अंदर। पर एसिड क्या होते हैं आपको ध्यान है, एसिड में ऑक्सीजन केवल 2 ही होती है, इसमें आप ऑक्सीजन 3 करते हो। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो रेजोनेंस नहीं करने को मॉडलिंग है। और इसमें याद होगा मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाया भी था MCPB, मेटाक्लोरोपेंजोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। पर एसिटिक एसिड, कोई सा भी एसिड के अंदर पर लगा दो तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन एक्सपोजर। इवन आप पर सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई सा भी पर एसिड ले लीजिए वो सब ऑक्सीडाइजिंग हो जाएंगे। अब इसमें जो हमारे काम की चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी नॉलेज होगी तो हम सारे आंसर सही निकालेंगे, उसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को देखकर कौन अपनी जगह छोड़कर चल देगा और ऑक्सीजन को जगह देगा। तो सबसे अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है H का। S
सबसे पहले जगह छोड़ता है। उसके बाद होता है उन बेंजीन रिंग्स का, फेनिल्स का, जिनमें कोई प्लस इफेक्ट लगा हो, प्लस H या प्लस N, क्योंकि डोनरशिप ज्यादा तेज होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल फेनिल, जिसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हो, ये अपनी जगह छोड़ता है। इसके बाद होते हैं माइनस वाले फेनिल ग्रुप हो जिसमें कोई माइनस का M या माइनस का H लगा, फिर ये अपनी जगह छोड़ते हैं। इसके बाद होते हैं टर्सरी, फिर होते हैं सेकेंडरी, फिर होते हैं प्राइमरी, और सबसे लास्ट में होता है मैट्रिक। ये कहलाता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब सर प्लस एच और प्लस एम में प्लस आई भी यूज हो सकता है क्या? हो गया ना प्लस आई, इसमें प्लस आई तो लग जाएगा लगाना होगा तो। अगर इसको मेटा पे लगा दोगे तो प्लस आई लग जाएगा, लेकिन पावर आपको पता कम होगी। Yes, sir. आपको पता है ना कि मेट और पैरा पे होता है तो प्लस एम और प्लस एच इफेक्टिव होते हैं, लेकिन मेटा पे होता है तो प्लस आई लगता है, लेकिन वो वीक हो जाता है। तो हमें तो प्लस चाहिए बस। तो आपके बाद प्लस Yes, sir. एच लोगे, प्लस एम लोगे, प्लस आई सबसे नीचे हो जाएगा। अब ये रिएक्शन में अगर गौर से देखो तो आप सोचो अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, ये देखो आप, तो एल्डिहाइड में एक तो यहाँ पर आर या कोई भी रेडिकल या पार्ट आएगा, लेकिन एक तो एच आएगा। तो सोचो जब आप इसके अंदर इस पर NCPBA या कोई भी आप पर एसिड डाल दोगे, तो आप सोचो जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगी उसको जगह कौन देगा? किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, इस R का कि इस H का? सर एच का। एच का। ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। अब आप देखो कि गाड़ी कहाँ जाके खड़ी होगी, तो एल्डिहाइड जो है वो हमेशा किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? बोलिए, ये R पर एसिड एस H और यहाँ आ गया O, तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। एसिड एसिड यार। एसिड एसिड हमेशा ऑक्सीडेशन किसमें होगा? एसिड में। इसका मतलब कि H का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है। और अब अगर सोचो अगर आपने लिया कीटोन, अब कीटोन अगर आपने लिया तो ये R' आगे में से भी हो सकता है और ये R पीछे में से भी हो सकता है। अब ये प्रमाण भी चल रहे हैं साथ, तो फिर आपने वही पर एसिड डाला, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, हम मान के चल रहे हैं कि R' ये आगे वाला बन गया, तो आप देखो अब की बार आपका आंसर क्या बनेगा? एस्टर। एस्टर। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा एस्टर। तो आज की बात क्लियर हो गया कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड से ऑलवेज एसिड, लेकिन कीटोन से एस्टर। और बच्चे को रटना नहीं है, उसको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद है तो अपना आप समझ जाएगा मुझे किसको हटा के ऑक्सीजन को बीच में फिट करना है बस। जैसे बेंजल्डिहाइड NCPBA और यहां लिख दिया मैंने आपके सामने कीटोन NCPBA। पहले वाले में बेंजोइक एसिड। आपको बस कौन अपनी जगह छोड़ के ऑक्सीजन को जगह देगा तो आपको देखना चाहिए बस। तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो फिक्स हो चुके हैं किसको हटाना है, एच को। ये तो बनेगा ऑलवेज एसिड, तो नाम बदलेगा बेंजोडिहाइड से बेंजोइक एसिड। अब यहाँ देखो, अब यहाँ अगर देखते हो आप तो गौर से देखो इस कीटोन में ये वाले कार्बन को देखोगे तो कौन सी डिग्री? 2 डिग्री। ये वाला 3 डिग्री सर। 3 डिग्री। 3 डिग्री और ये वाला 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो बोलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है? 3 डिग्री का है
तो 3 डिग्री का तो ऑक्सीजन यहाँ आएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो बनेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन यहाँ आ रही है। तो आपको आइडिया होगा कि हमें कैसे काम में लेना है। तो क्या मैं होप करूं कि आपको बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन समझ में आ गया हो। सर ये सेकंड वाला एक बार और बताइए ना। कुछ भी नहीं, देखो दिमाग लगाओ, यहाँ इससे देखो, आप सीखो। इस समय ये कीटोन, ये रखिए। Yes, sir. अब इस कीटोन के दो ग्रुप के कार्बन देखने हैं आपको। तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, दोनों में से माइग्रेट रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है? किसका है? सेकंड वाले के एक बार प्रोडक्ट बना दीजिए। यार क्या बात करते हो तुम यार। बेटा प्रोडक्ट बनाना कुछ भी नहीं करना, ये लाइन हटानी है और बीच में ऑक्सीजन टपकानी है, हो गया आंसर। क्या करना है कुछ भी, देखो नहीं सिखाया। देखो ये तो सेम होता है, देखो सी और आर के बीच में हो जाएगा, मैंने वही तो किया ऐसे। बेटा हल्के वक्त को अपना में थोड़ा सा दिमाग लगाए तो बेटा कि आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड थोड़ा समझ में आना चाहिए बेटा। और मैं लिस्ट बना के इस लिस्ट को रख लेना, इससे हो जाएगा। तो ये हुआ बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। चलिए अब इसके बाद लेते हैं अपन एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है फिनाकोल रिडक्शन। ये लो सर, इसका नाम है फिनाकोल रिडक्शन, या इसको कहते हैं बायोमोलिकुलर रिडक्शन। फिनाकोल रिडक्शन या बायोमोलिकुलर रिडक्शन, इसमें क्या होता है, ये केवल कीटोन्स देते हैं और इसमें बड़ा यूनिक रिएजेंट आता है मैग्नीशियम अमलगमेटेड, और एसिडिक मीडियम में ये रिडक्शन होता है। इसमें होता क्या है, आप लेते हो कीटोन्स के दो मोल, इसलिए इसका नाम भी रखा गया बायोमोलिकुलर। देखो मैंने इसके दो मोल लिए हुए, ये देखो ये दो मोल। जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हो तो बहुत ही इजी वे में रिएक्शन को समझो कि दोनों मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाते हैं। ये रहा आपका R, ये रहा C, ये R, ये O से OH, ये O से OH, और ये लीजिए दोनों मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर अल्कोहल बन गए। अब इस कंपाउंड को बोलते हैं फिनाकोल। ये फिनाकोल कहलाता है। फिनाकोल हम तब कहते हैं जब ग्लाइकोल, ये जो ग्लाइकोल पार्ट है इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, इस ग्लाइकोल में चारों भाग जो है तो रेडिकल हो, H नहीं होता, तब उसको फिनाकोल बोलते हैं। भले अलग अलग हो सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अलग हो सकते हैं, ये अलग है, लेकिन ये चारों रेडिकल हो तो इसका नाम होता है फिनाकोल। अब इसमें अगर अपन जेई मेंस और नीट तक की बात करें तब तो ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ा सा अपन हायर अच्छे क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर आता है एक वर्ड फिनाकोल, फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। इसको कहते हैं फिनाकोल, फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या होता है ये फिनाकोल, फिनाकोलोन रीअरेंजमेंट? आपको बताता हूं कि जब आप फिनाकोल कोई सा भी लोगे, जैसे ये फिनाकोल लिया आपने, तो भैया आपने कोई फिनाकोल बना लिया सपोज करो कीटोन से, तो एग्जामिनर आगे की रिएक्शन में मीडियम दे देगा एसिड, इसके आगे देगा एसिडिक मीडियम। अगर वो आगे एसिडिक मीडियम देता है तो सोचो एसिडिक मीडियम क्या करेगा। एसिडिक मीडियम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इस O के पास रिचनेस है क्योंकि ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको प्रोटॉन देगा। अब सोचो अगर ऐसा होता है तो ये बन जाएगा ऑक्सोनियम। ये देखो, ये देखिए, ये बन जाएगा ऑक्सोनियम। और आपको ध्यान है नेगेटिव नेवर हेल्प पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो तुरंत ये बॉन्ड टूट जाएगा देखिए, और टूट के ये निकल गया वाटर। और जैसे वाटर निकला आप देखो बन गया कार्बोकेट आयन। और आपको मैंने सिखाया था कि जब भी कार्बोकेट आयन बनाकर चाहे किसी भी मैकेनिज्म में उसके रीअरेंजमेंट का सोचा करो, उसके रीअरेंजमेंट का सोचा करो। देखो इस समय अगर दिमाग लगाओ तो ये वाला कार्बोकेटायन अगर इसके नीचे आ जाए तो ये रेजोनेंस हो सकता है। तो यहाँ पर वही माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो थोड़ी देर पहले मैं लिखा था, तो इन दोनों में से अगर कोई अलग अलग है तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है
वो शिफ्ट होकर इस कार्बोकेटाइन से म्यूचुअल बदल जाए। अब आप गौर से देखो, ये शिफ्टिंग होगी, देखो ये हो गया शिफ्ट। अब शिफ्ट होने से बना कौन, देखो R, ये C, ये OH और देखो बेस में आ गया कार्बोकेटाइन, और ये R शिफ्ट हो गया इस वाले कार्बन पे जहां कार्बन कार्बोकेटाइन फॉर्म में। अब आपको ध्यान है कि आपका जो कार्बोकेटाइन है वो बैक बॉन्डिंग करके रेजोनेंस कर देगा। रेजोनेंस करेगा तो मानी बात है इस O पे प्लस आ जाएगा, देखिए ये देखो, ये देखिए ये बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस आएगा तो ऑक्सोनियम अनस्टेबल है, ये अपने में से प्रोटॉन निकाल देगा, मीडियम को प्रोटॉन वापस, और ये बन गया पीनाकोलोन। पीनाकोलोन का मतलब कीटोन। अब देखो ये कीटोन बन गया, इसका नाम है पीनाकोलोन, ये पीनाकोलोन। तो ये आपको बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म को समझना है, थोड़ा सा टाइम देना है आपको। अगर आप ये पीनाकोल करते हो तो बहुत इजी है। फिर सर जब भी आप किसी पीनाकोल में एसिडिक मीडियम डालोगे तो एक OH के निकलते ही कार्बोकेटाइन बनेगा जो शिफ्ट होकर कीटोन में होगा। और इस पे कौन चलेगा, कौन मूव करेगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो अपनी जगह छोड़ के कार्बोकेटाइन को जगह देगा पास। तो ये नोट कर लीजिए बेटा, एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कीटोन्स के लिए। चलिए सर अब बनाते हैं इसके लास्ट पार्ट में टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स। ये अब लेने जा रहे हैं इसके अंदर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पे खूब बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। इसको नाम देते हैं अपन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। और ध्यान रखना ये ओनली फॉर एल्डिहाइड है, इसमें कीटोन नहीं आ सकते। आप कहोगे सर क्यों, तो दिमाग लगा के सोचो, सिर्फ एल्डिहाइड ही ऐसा होता है जिसके पास ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे पहले। अब सोचो इस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के कारण आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग डालोगे, यहां पर डालेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। आप जानते हो बेटा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन ये रिड्यूसिंग रिएजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करके इसको रिड्यूस कर देगा। तो इस समय ये रिड्यूसिंग रिएजेंट का काम कर रहा है। तो सोचो इस ऑक्सीजन की एंट्री करते ही ये बन जाएगा आपका एल्डिहाइड। ये देखो ये तो बन गया आपका एसिड, प्लस आपने जो भी रिएजेंट यहां लिया था वो रिड्यूस हो, ये रिड्यूस हो, और जब ये रिड्यूस होता है इसका कलर बन जाता है या इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, और उससे हमें पता चल जाता है कि सब ये टेस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये एल्डिहाइड की बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिन्हें आपको सिंपल वे में याद रखना है, रखना है। और नाम आपने सर कलर भी आप बेटा सर कलर भी एक ही टाइप का होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग है बेटा। अभी आपने नाम भी सुना है, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिक्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, नाम सब सुने आपने, ये सब कुछ। Yes, sir. अब देखो कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पर ले लिया एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, अब ये रिड्यूसिंग रिएजेंट, ये भागने वाला, ये ऑक्सीजन के लिए जगह देने वाला। लेकिन अब इसको ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा ऑक्सीजन देगा, तो सबसे पहले हम लेते हैं टॉलरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस रिएजेंट। आपको पता है टॉलरेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं, मतलब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एजीएल नाइट्रेट। देखो ये टॉलरेंस है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयन फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप इसको Ag2O फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये सब टॉलरेंस के रिप्रेजेंटेशन है। अब क्या होगा देखो, आप जैसे टेस्ट ट्यूब में
2 या 3 ड्रॉप टॉलस रिएजेंट की डाल के जैसे ही गर्म करना शुरू करोगे, ये जो ऑक्सीजन है वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगी। अब आप सोचो अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये खुद को क्या बन जाएगा? ये तो बन गया एसिड। ये देखो, ये R, ये CO और ये H, ये तो बन गया एसिड। और एसिड का कोई कलर होता है वो दिखेगा भी नहीं। कलर किसका आया? सिल्वर का। ये देखो, ये सिल्वर अलग हो गया, ये रिड्यूस हो गया। इससे बनता है सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। इसलिए इसका नाम होता है रजत दर्पण परीक्षण। और आप चेक करके देखो, इसमें सिल्वर ने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर लिया। देखो यहाँ पर +1 था और देखो 0 हो गया। तो इसका मतलब टॉलरेंस रिएजेंट रिड्यूस हो गया और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया। तो रिड्यूसिंग जो रिडक्शन हुआ, उस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का टेस्ट हमें उसके प्रेसिपिटेट में दिख गया या उसके सिल्वर मिरर में बन गया। तो फर्क डाली है, टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर एक आईना बन जाता है, दर्पण बन जाता है, सिल्वर मिरर बन जाता है। तो जो ये सिल्वर मिरर दे दें तो ये काम केवल एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। हाँ, हिंट मैं आपको दे दूं, कौन और दे सकते हैं ऐसा, तो आपको हिंट दे दूं, इसके अलावा फॉर्मिक एसिड के टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें दो फंक्शन करता है। ये रहा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वाला एल्डिहाइड और ये रहा एसिड। सिर्फ ये अकेला ऐसा एसिड है जिसमें एल्डिहाइड के कैरेक्टर नहीं, तो ये भी एक टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा कीटोन्स, आपको ध्यान है कीटोन्स में भी टेस्ट नहीं देते, लेकिन सिर्फ वो कीटोन्स दे सकते हैं जिनमें अल्फा के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे फ्रक्टोज, ये टॉटोमेरिज्म करके ये वाला ग्रुप यहां ले आते हैं। ये एक रीअरेंजमेंट होता है जिसमें ये वाला ग्रुप किनारे पे आ जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है, तो ये टेस्टिंग देता है। तो आज के बाद ऐसे कीटोन्स जिनमें मेथिल हाइड्रोक्सी अल्फा पर हो या फॉर्मिक एसिड हो या फिर एल्डिहाइड, ये सारे एक टेस्ट दे सकते हैं। नंबर सेकंड, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, अब देखो फेलिंग क्या है। एक्चुअली फेलिंग दो तरह के सॉल्यूशन का मिक्सचर है। एक को बोलते हैं फेलिंग ए और एक को बोलते हैं फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या है? फेलिंग ए होता है एल्केलाइन यानी कि क्षारीय कॉपर सल्फेट। आपको ध्यान है कॉपर सल्फेट होता है स्काई ब्लू, नीले से रंग का होता है, ये स्काई ब्लू कलर है। ये पहला सॉल्यूशन। नीला था। सॉल्यूशन का नाम है रॉसले सॉल्ट, इसको बोलते हैं रॉसलेज सॉल्ट। क्या होता है ये रॉसले सॉल्ट? सोडियम, पोटेशियम, टार्टरेट, टार्टरिक एसिड का ये सॉल्ट होता है। सोडियम, पोटेशियम, टार्टरेट। अब दोनों मिला लो, जैसे ही दोनों को मिलाओगे ये बन जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे आप मिला के गर्म करना स्टार्ट करोगे ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, जिसका कलर होता है डीप ब्लू यानी गहरा नीला। बिल्कुल गहरे रंग का नीला होता है, ये तो स्काई ब्लू होता है। और जैसे ही मिक्स करते हैं गहरा नीला हो जाता है। तो अगर आपने इनमें से किसी में भी फेलिंग सॉल्यूशन डाल के गर्म कर दिया तो क्या होगा? ये वाली ऑक्सीजन क्यूप्रिक ऑक्साइड की इसको ऑक्सीडाइज कर दी, तो ये तो बदल जाएगा एसिड में। लेकिन एसिड का कोई टेस्ट होता ही नहीं, क्योंकि एसिड का तो कलर लेस होता दिखेगा नहीं। लेकिन जो क्यूप्रिक है वो क्यूब रस बन जाएगा। ये क्यूब रस है और आपको पता है इसका कलर होता है रेड। और कैसा रेड होता है? ब्रिक, ईंट के समान लाल। तो ईंट, तो आज के बाद एग्जामिनर आपसे कहेगा कि सब आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें फेलिंग की 2 बूंदें डालने पर उसका रंग नीले से लाल हो गया, तो सब बताइए वो क्या है? तो अपना आंसर ये कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है। बी क्या लिखा है सर? सर लास्ट में क्या दिख नहीं रहा है? क्या करो बेटा? बाहर चले गए। बोर्ड के बाहर है। नहीं दिख रहा।
स्क्रीन के बाहर। क्या? हाँ हाँ। अब आपके सामने जो फेलिंग है, फेलिंग की जगह हम एक और ले सकते हैं जो बिल्कुल यही का ही होता है। तो फेलिंग की जगह पर हम ले सकते हैं बेनेडिक्ट। पेपर में बेनेडिक्ट भी लिखा हुआ आ सकता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो फेलिंग और बेनेडिक्ट में कोई खास अंतर नहीं है। बेनेडिक्ट और फेलिंग दोनों एक ही जैसे, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह पर सोडियम सिट्रेट डलता है, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट डलता है इसकी जगह पर। बाकी सेम वही का वही, सब कुछ वही का वही, रिएक्शन में भी कोई चेंज नहीं, सिर्फ नाम बदला है बेनेडिक्ट, आंसर यही का यही सेम रहेगा, ब्रिक रेड। तो ध्यान रखिएगा ये दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये टेस्ट आपको पता है तो आप ये कह सकते हो, लेकिन एक बार मैं क्लियर कर दूं, ये वाले जो टेस्ट है ये बेंजल्डिहाइड नहीं देता, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा होता है तो ये एक्टिवनेस शो नहीं करता, ये काम बेंजल्डिहाइड ये टेस्टिंग नहीं देगा फेलिंग तो बेल्ट, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने से माइग्रेशन नहीं हो पाता। अब देखो इसका कैसे एक यूज मैं आपको बताता हूं, कर सकते हैं ऐसे तो यूज तो बहुत सारे हजारों की संख्या में यूज है, जिसमें एक सिंपल सा हिंट देता हूं। मान लो एग्जामिनर आपको कहता है कि साहब एक कंपाउंड है C3H6O, वो कहता है सर इस कंपाउंड का नाम है A, वो कहता है इस कंपाउंड में अगर आप मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोलाइसिस कर दो तो कहता है B बन जाता है, ये कहता है बी बन जाता है। अब वो कहता है कि सभी जो बी है ये विक्टर मेयर, मैंने विक्टर मेयर टेस्टिंग कराई थी आपको अल्कोहल में, विक्टर मेयर टेस्ट, आपको याद है इस टेस्ट का मैंने नाम दिया था आरबीसी। तो वो कहते हैं बताओ इस विक्टर मेयर का कलर क्या बनेगा, कलर बताना, लेकिन वो आपको एक हिंट दे रहा है, वो कहता है ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट देता है, पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट देता है। अब देखो बच्चे को अगर पता है तो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो इस समय बच्चे ने क्या होमवर्क कर रखा है, उससे उसको फायदा मिलेगा। नंबर 1, आपको अच्छी तरह पता है कि आरबीसी में 1 डिग्री अल्कोहल से रेड कलर होता है, 2 डिग्री से ब्लू कलर होता है और 3 डिग्री का कलर डैश होता है। ये तो पता है ना आपको। हमें इन तीन में से कोई खास यस सर। ये पॉजिटिव कलर दे रहा है, तो सोचो इस फॉर्मूले से आप एल्डिहाइड बनाओगे कि कीटोन बनाओगे? सिंपल सा क्वेश्चन। एल्डिहाइड। निश्चित है कि ये एल्डिहाइड, इसका मतलब कंफर्म हो गया साहब कि आपका एल्डिहाइड। और आपको अच्छे से पता है कि जीआर, ये मैं कह रहा था जीआर में कि जीआर किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करे हमेशा कौन सा अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री। तो आंसर आपका ब्लू कलर, बस खत्म। तो घर में आपने क्या तैयारी कर रखी है उसका फायदा मिलेगा, रटने से फायदा नहीं मिलेगा, रटने वाला नहीं काम बनेगा, आपकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ये सब मैं करा चुका हूं, आपको जीआर की रिएक्शन बहुत बढ़िया करा रखा। चलिए सर, यहाँ आपका कंप्लीट होता है बेटा सारा कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन्स। चलिए सर हेडिंग डाल लीजिए अब आपका ऑक्सी कंपाउंड थर्ड यानी कि एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। चलिए हटा दिया मैंने।
आइए बेटा, अब लेने जा रहे हैं अपन ऑक्सी कंपाउंड थर्ड। इसमें आते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड and its derivative, its derivatives। रिएक्शन तो आप इसकी बहुत सारी पढ़ चुके हैं, जैसे कॉलवे पढ़ लिया आपने, है ना, मोस्ट-लीकर रिएक्शन पढ़ी, तो रिएक्शन तो आपने बहुत सारी पढ़ी है। लेकिन अब इसको जो जो रिएक्शन बच गई वो रिएक्शंस को अपन एक लिस्टिंग करने वाले हैं। तो इसमें कैसे कैसे अपन रिएक्शन को पढ़ेंगे उसका तरीका बताऊं मैं। जब इसको समझना हो तो सबसे पहले सेक्शन ए, इसमें कौन कौन आएंगे पहले मैं क्लियर कर दूं। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर कोई रेडिकल लगाओगे तो एलिफेटिक बोलोगे, और अगर बेंजीन रिंग लगाओगे तो एरोमेटिक बोलोगे। एसिड डेरिवेटिव, ये होंगे एसिड डेरिवेटिव Z। Z में आप चार वैल्यूज रख सकते हो बेटा। पहली आप रख सकते हो इसके अंदर Cl, आप रख सकते हो इसके अंदर OR, आप रख सकते हो इसके अंदर NH2, और आप रख सकते हो इसके अंदर OCOR। तो आप समझ जाओगे इसका मतलब हो गया एसिड क्लोराइड, एस्टर, एमाइड एंड एनहाइड। तो ये सब की रिएक्शन कॉमन फैक्टर में चलती है, तो आपके लिए आसान हो जाता है करना। अब बताता हूं सेक्शन नंबर 1। सबसे पहला सेक्शन है आपका इफेक्ट ऑफ हीट। पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ हीट। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे हीट का इफेक्ट होता है। क्या होता है पहले मैं आपको क्लियरिफाई करता हूं। नंबर ए, ये मैंने आपको वहां भी दिया था एल्केन्स के अंदर डी कार्बोक्सिलेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वर्ड यूज किया था बीटा कीटो एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट है। फास्टेस्ट डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? एसिड ग्रुप का फट से टूट के CO2 निकाल देना। तो ध्यान रखना ये सबसे फास्टेस्ट होता है। कैसे? अगर आज के बाद एग्जामिनर आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है वो तो हो गया अल्फा, और जो बीटा है उसमें कीटो ग्रुप है। तो आज के बाद अगर कोई बीटा कीटो एसिड आता है तो आपको कोई सोडा लाइम डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्म कर दो। गर्म करते ही CO2 फटाफट भाग जाएगा। ये मैं आपको वहां एल्केन में करा चुका हूं, उसकी मैकेनिज्म वहां देखना। ऐसे मैंने एक साइक्लिक रिंग बनाई थी, वहां देखना। अब इसको रिपीट कर दिया मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सोचिए जैसे CO2 निकलेगी ये बन गया कार्बोनाइल ग्रुप। तो एग्जामिनर पेपर में पूछता है कि साहब बताइए कि इसमें सबसे फास्टेस्ट डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो ढूंढने की कोशिश करना कि जिसके बीटा पोजीशन पे कोई PWH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, खास तौर पे कीटो। नंबर 1। नंबर 2 के अंदर फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड में हीट के दो इफेक्ट है। अगर आप 160 डिग्री पे ले रहे हो, हालांकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और H2 निकलेगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पर सोडियम सॉल्ट, जिसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट, को 360 डिग्री पे ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो सोडियम फॉर्मेट के 2 मोल को 360 डिग्री पे गर्म कर दो, तो H2 के निकलते ही जब आपका कंपाउंड बनेगा सोडियम ऑक्सलेट, तो इसको रट लो भैया, ये सोडियम ऑक्सलेट बनता है 360 डिग्री पे। Effect of heat. Number C,
आप एसिटिक एसिड ले रहे हैं तो लिखने का तरीका थोड़ा बदलो ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एसिटिक एसिड है, इसको लिखने का तरीका तो हमारे ऐसे करेंगे। ये देखो एसिटिक एसिड। अगर इस एसिटिक एसिड को हम 500 से 600 डिग्री पे गर्म करें एल्युमिनियम फॉस्फेट के साथ, तो आप देखो ये डीहाइड्रेशन हो जाएगा। और क्या बनने जा रहा है? इस कंपाउंड का नाम है कीटीन, यानी कीटोन प्लस आपका डबल बॉन्ड है तो कीन, इसलिए इसका नाम होता है कीटीन। तो एसिटिक एसिड से कीटीन बनता है। नंबर नेक्स्ट डी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बस आपको एन वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। अब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं, इसका नाम आप याद कर दो, ओम्स का। ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी कराया था, ये ओम्स का। ओम्स का मतलब होता है कि जो एन वैल्यू मैं वहां दे रहा हूं, अगर वो वैल्यू 0 है तो सोच के देखो ऑक्सिलिक एसिड में कुल कार्बन कितने होंगे। अगर वो वैल्यू एन वैल्यू 0 हो जाए तो सोचो अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों का नंबर हो जाएगा 1 2। एक का नंबर 1 होगा तो एक का नंबर 2 होगा। फिर सोचो अगर मैंने 1 नंबर रख दिया तो बोले कितने कार्बन हो गए? 3। तो एक एसिड का एक, तो दूसरे एसिड का नंबर सर 1 3 तीसरा ये हो जाएगा 1 3 2 3 और ये आपका 4। बोले नंबर लगा दो, जाओ 1 2 1 3 1 1 4 4 1 5 और 1 6। अब चाहो तो देखो मैं स्ट्रक्चर बनाया था, ये स्ट्रक्चर बना के हालांकि जरूरत नहीं थी देखो उसकी। ये अब देखो ये सारे एसिड हैं, ये सर लास्ट में हाँ आपकी मेरे को पता है, तो बोलो जरूर। जो दिख रहा है वो नहीं बोलोगे, जो नहीं दिख रहा है पहले वो बोलोगे। इधर जो दिख रहा है पहले उसको समझ लोगे अरे सही। हमारी मन अब देखो इसमें क्या होता है, इधर सब मन के आवाज का स्क्रीनशॉट पहले ही पहचान जाते हैं। आप सुनो मेरी बात। जब आप 1 2 और 1 3 को गर्म करते हो तो हमेशा इन दोनों को गर्म करने पर हमेशा CO2 आएगा। तो सोचो अगर मैं इसकी CO2 निकाल दूं, मैं इसकी CO2 निकाल दूं, तो चेक करके देखो बचेगा क्या। तो आप दिमाग लगाओ, जितने कार्बन ले रहे हो उससे एक कार्बन कम का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एन वैल्यू एक कम हो जाएगी। देखो जैसे आपने ऑक्सिलिक में 2 कार्बन लिए तो एक कार्बन के एसिड का नाम होता है फॉर्मिक, ये फॉर्मिक बन जाता है। और मेलोनिक में 3 कार्बन होते हैं तो एक कम हो गया तो 2 का एसिटिक, तो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड बन जाता है। अगर आप
1 2 एंड 1 3 को गर्म करना शुरू करते हो तो, और अगर आप 1 4 और 1 5 को हीट करते हो तो H2O बाहर निकलता है। जब ये H2O बाहर निकलता है, ये देखो ये H2O इसमें कार्बन कम नहीं होता, तो फिर क्या हो जाएगा? अगर गौर से देखो, इसको बोलते हैं साइक्लिक एनहाइड्राइड, तो ये बनेगा साइक्लिक एनहाइड्राइड। और चेक करके देखो नंबर ऑफ कार्बन में कोई कमी नहीं आएगी। अगर इसमें आपके 5 कार्बन तो 5 ही रहेंगे, उसमें 4 में तो 4 ही रहेंगे। जिसे नाम लिख देता हूं मैं, इसका नाम था सक्सिनिक एसिड, तो नाम हो जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड। इसका नाम था ग्लूटेरिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। तो आप नोट करके चल रहे हैं कि अगर 1 2 1 3 लेते हो तो एक कार्बन कम होगा, 1 4 1 5 लोगे तो कार्बन कम नहीं होगा, उतने का ही साइक्लिक एनहाइड्राइड मिल जाएगा। और अब एडिपिक एसिड 16, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही निकाल देता है। देखो ये गया यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, ये निकल गया यहाँ से वाटर, तो फिर क्या बनेगा? ये साइक्लोकीटोन। देखो कार्बन कितने थे और कितने रह गए, देखो पहले दिमाग लगाओ, क्योंकि C² असली काम की चीज है अपनी। तो एडिपिक एसिड में कुल कार्बन कितने थे? 6 CO2 निकल के तो रहे कितने? 5 नाम है साइक्लोपेंटेनॉन। देखो ये बनता है। आज के बाद ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई कि आज के बाद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर हीट का साइन आ जाए तो चेक कर लेना कि दोनों एसिड ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां लगे हैं। जहां लगे हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शंस में डिफरेंस हटा दो बेटा। यस सर। यस सर सक्सेनिक के नीचे ग्लूटेरिक लिखा है ना? ग्लूटेरिक 5 वाले को ग्लूटेरिक एसिड, तो ग्लूटेरिक एसिड से ग्लूटेरिक एनहाइड्राइड। अब लेते हैं नंबर सेकंड यानी कि बी, हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। हाइड्रोलाइसिस ए, अगर आज के बाद एग्जामिनर कोई भी एसिड डेरिवेटिव दे, ये मैंने पहले भी रिएक्शन कराई थी और अब फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये है एसिड डेरिवेटिव्स। z की वैल्यू मर्जी वो रखो क्योंकि हमारा z जो है वो Lg है। इसमें होता क्या है, जब आप इसके अंदर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हो तो वाटर जो न्यूक्लियोफाइल है वो देखो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके Lg को रिलीज कर देगा, तो Z की जगह OH अटैक करता है। तो ये जितने एसिड के डेरिवेटिव है ये सब एसिड बन जाएंगे, चाहे R की जगह मर्जी है जो रखना है वो रखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिलीज क्या हो जाएगा, ये Z इस वाटर के H के साथ रिलीज हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है, Z की वैल्यू आपने जो ले रखी है वो लो चॉइस। जैसे फॉर एग्जांपल CH3COCl, जैसे CH3CONH2, जैसे आपका यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड, जैसे आपका यहाँ पर एथिल एसीटेट, जैसे आपका यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड। सिर्फ आपको समझदारी से दिखाई देना चाहिए कि साहब अगर ये कंडीशन रखी है तो आप देख लो आपका Z क्या है, इसका हेक्टिक एसिड बन जाएगा बस। HCl NH3 ये सब Z है, ये सब Z है।
हाँ तो इन सब Z के साथ तो H चिपकाते जाते पूरा, और इसकी जगह पर क्या आते जाएंगे OH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिड। तो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस हो गई। इसको मैंने आपको SN2 रिएक्शन में समझाया था बेटा, ये वही SN2 रिएक्शन है। बनेगा आंसर? यस सर। अब की बार बी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ले लेते हैं साइनाइड, तो ये भी एसिड डेरिवेटिव, तो अगर आप इसके अंदर एसिडिक मीडियम में वाटर डालते हो तो पाई क्लाउड की शिफ्टिंग से वाटर छूटता है, जब N पे जाएगा H और C पे जाएगा OH, लेकिन आपको ध्यान नहीं, अनस्टेबल है, ये रीअरेंज हो जाएगा। तो सोचो जब इसको आप रीअरेंज करोगे तो सोचो इनॉल से आपका बन जाएगा ये कीटो और ये NH, ये बनेगा एमाइड। इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो एग्जामिनर अगर पार्शियल यानी कि आंशिक हाइड्रोलाइसिस करना है तो गाड़ी याद रखें, लेकिन अगर एग्जामिनर आपको हिंट दे कि नहीं साहब मैं तो इसको और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो फिर कर लीजिए। तो ये सेम कंडीशन है, अब की बार OH आएगा क्या रेसिड्यू बढ़ा देगा, तो ऐसे में आपका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा, तो जितने कार्बन आप ले रहे हो उतने का ही एसिड बनेगा, कार्बन का लॉस नहीं होगा, अमोनिया बाहर है। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो ये एग्जामिनर आपको हिंट देता है कि सब मुझे कंप्लीट चाहिए कि पार्शियल चाहिए। सर N के बाद क्या लिखा है? N के बाद क्या लिखा है? क्या पढ़ा? सर वो कैमरे के बाहर चला गया। हाँ हाँ अब आ गया। तो ये है इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब जैसे ये क्वेश्चन कैसे, इसका क्वेश्चन आएगा भी है पेपर में, क्वेश्चन ऐसे आया था, देखो ये क्वेश्चन ऐसे आया था, एग्जामिनर ने लिया था इथीन, एरो के ऊपर डाल दिया था HBr, कहा था A, इस A के ऊपर उसने डाल दिया था यहाँ पर KCl, ये बन गया था आपका B, B के अंदर कर दिया था उसने हाइड्रोलाइसिस, ये बन गया था C, और कहते हैं C में PCl5 डाल दिया, तो कहता है आपका कंपाउंड बन गया ये आपका D। तो कहता है बताओ ABCD क्या है? सर चारों बताना है क्या? चारों बता रहे H3CS2B। बोली क्या? तो इसको C स्क्वायर से सॉल्व करते हैं बेटा। C स्क्वायर मींस कार्बन के नंबर, पहले फटाफट कार्बन के नंबर इकट्ठे करते जाओ फटाफट, यहाँ बहुत समझदारी से काम करना चाहिए, टाइम का खर्चा कम से कम हो। तो सबसे पहले देखो इस पूरे के अंदर कार्बन कहाँ दिए, पहले कब्जा कर लो। देखो इसमें कितने कार्बन दिए हुए हैं? 2 और KCl में दिया हुआ है 1, और कहीं कार्बन दिए गए? नो सर। चलिए इस दो में HBr डाला तो कार्बन के नंबर पे कोई प्रभाव नहीं सर 2 ही होगा। ये 2 हो जाएगा। इस KCl से रिएक्शन करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन 3 बढ़ 3 हो जाएगा। जाएंगे। हाइड्रोलाइसिस से नंबर ऑफ कार्बन पे इफेक्ट सर नहीं होगा। नहीं और PCl5 डालोगे तो नंबर ऑफ कार्बन पे इफेक्ट सर नहीं होगा। नहीं होगा। जो हमारा पहला C पकड़ में आ गया। अब C स्क्वायर का सेकंड पार्ट है कैटेगरी। तो सोचो ये कौन, दो कार्बन का क्या? मार्कोनी CH3CH2Br। CH2Br। फिर KCl से रिएक्शन करोगे तो ये 3 कार्बन KBr हो जाएगा और yes, CH2Cl। फिर Cl का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको देखो यहाँ पर ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन PCl5 में रिएक्शन आ गया, आपको याद है PCl5 में क्या हटता था? OH हट के क्या लगता था?
Cl का लिखवाया था PCl5 की रिएक्शन कराई थी खूब सारी, तो क्लोरीन ये OH हटके यहाँ Cl आ रहा है, इसका मतलब ये 3 कार्बन का एसिड है, ये हिंट मिल गया। और अब ये PCl5 का OH से Cl हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये बन जाता है एसिड का क्लोराइड। देखो ये रिएक्शन, तो आपको जो रिएक्शन याद होगी है वो इससे फास्ट अपन चल सकते हैं। नंबर सी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, RNC आइसोसाइनाइड। अगर आइसोसाइनाइड को आप हाइड्रोलाइज कर दो तो बहुत ही सिंपल वे इसको मैं काट दूंगा। ये देखो आपके सीखने लायक लिखना है, ये तरीका अच्छा नहीं है लेकिन तो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी डायरेक्ट तरीका बता दिया। तो देखो ये बन गया आपका, सॉरी दो ही, तीन गलत है, दो ही। तो देखो आपका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन RNH2 और ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो आइसोसाइनाइड को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर आपको मिलेगा प्राइमरी। अगर मैं इसको रखना है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नंबर डी, ये भी आगे काम आने वाला, इसलिए इसको लिखने जा रहे हैं। इसका नाम है एल्किल आइसोसायनेट। ये है एल्किल आइसोसायनेट। अगर एग्जामिनर इसको दे रहा है और कहता है हाइड्रोलाइज कर दो, ये देखिए ये हाइड्रोलाइसिस सिंपल तरीका, कोई काम अपने टेक्निकली को दिखाने की जरूरत नहीं। तो आइसोसाइनेट को अगर जरा बटन करोगे हाइड्रोलाइज, तो देखो ये बन गया प्राइमरी अमीन और ये CO2 गैस बाहर। Yes, सर sir. CO2 बाहर ना। ये कोई बात फिर प्राइमरी एमिन हो जाएगा ना। एक कार्बन कम करने का तरीका है, इसमें एक कार्बन कम होता है। नंबर नेक्स्ट, ये तो हो गया अपना प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस। तो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव हाइड्रोलाइज करके क्या क्या प्रोडक्ट देंगे उनको छाप लो दिमाग के अंदर, चाहे वो रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए कैटेगरी नंबर सी। सी कैटेगरी का नाम है रिडक्शन। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या है, जैसे ए, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, एल्केन में कराया था मैंने। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर अगर आप रेड फास्फोरस एंड HI लेते हो, ये देखिए, तो एसिड जब तक रिड्यूस होता रहता है जब तक कि वो एल्केन ना बने। तो ये लीजिए, इसका उतने ही कार्बन का एल्केन बन गया। ये अपन एल्केन वाले में कर चुके हैं, उसको आप बात देख सकते हो। ये रेड फास्फोरस की रिएक्शन। लेकिन अगर आपने एसिड के अंदर LH डाल दिया, तो आपको याद है आपसे कहता था LH जो होता है वो किसी भी कंपाउंड में डालो तो सीधा अल्कोहल पे जाके खड़ा होता है। ये आपको मैं हमेशा लिखवा के लाया, LH की रिएक्शन देखना। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये रिड्यूस होके अल्कोहल बनता है। ये भी रिएक्शन में अल्कोहल में करा चुका हूं, वहां आप रिपीट कर सकते हो। नंबर बी, अगर आप लेते हो साइनाइड, ये सब C² बनाने के तरीके हैं ना, इससे आपको आइडिया आ जाए कार्बन के नंबर पे क्या इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सीखने का तरीका घर पे प्रैक्टिस करने का। अब साइनाइड, यदि साइनाइड के अंदर आपने LH डाल दी या निकल डाल दिया या सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल डाल दिया, तो यहां ध्यान रखना कि अगर आप सोडियम प्लस एथिल अल्कोहल लेते हो तो यहां इसका नाम हो जाता है मेंडियस। इसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। और इस रिडक्शन में क्या होगा कि साइनाइड
ये देखो अपने सारे पाई बॉन्ड खोल के कंप्लीटली रिड्यूस होकर प्राइमरी अमीन देता है। और अगर यह हालांकि इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं, आइसोसाइनाइड सेम कंडीशन, वो इमेडियस रिडक्शन इसको भी कह सकते हो आप। तो इसको रिड्यूस करोगे तो देखो ये आपका एन, ये सारे पाई बॉन्ड खुल जाएंगे, तो चेक करो आपका रिडक्शन से बनेगा सेकेंडरी अमीन। तो आइसोसाइनाइड से सेकेंडरी अमीन और साइनाइड से प्राइमरी अमीन बनेगा। मम्मी घूमू गई है, एक सबको आपको खूब अच्छे तेरी से मम्मी खा के इसमें खासियत क्या है समझना बेटा, ये मैं जितने हिंट दे रहा हूँ इसको आप एज इट इज कर सकते हो, बस फिक्स होना चाहिए, याद रहना चाहिए क्या चीज है। जैसे पेपर में क्या होगा, आप जैसे ये रिएक्शन दे देंगे, अब मान लो एग्जामिनर ने यहाँ बी लिया और बी के बाद यहाँ पर वो LH करके आपको यहाँ पर X कर देता है, तो आपका आंसर बदल जाता है। तो देखो यहाँ तक आप पहुंच चुके सी स्क्वायर में। अब LH से मान लो कार्बन के नंबर पे कैसे पड़ता है, नहीं तो नंबर ऑफ कार्बन तो 3 ही रहते हैं, लेकिन यहाँ से सीखो कि साइनाइड हमेशा कौन सा अमीन देता है, प्राइमरी क्या कौन बनेगा। बस ये अगर याद है तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, फटाफट आंसर सॉल्व। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए सर इसको हटाता हूं मैं, तो कैटेगरी चेंज करते हैं अपन डी। डी कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रीअरेंजमेंट, और डी और ई दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, उसको रट भी सकते हो उसको समझ भी सकते हो, दोनों ही केसेस को। ये डी, इसका नाम है रीअरेंजमेंट, और ये सब रिएक्शन आ चुके हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसमें 3 इक्वेशन आती है, देखो कौन सी, नंबर ए, बी और सी, ये रखने के लिए इसे सी स्क्वायर बनेगा। पहली रिएक्शन का नाम है श्मिट, दूसरी रिएक्शन का नाम है कर्टियस, और तीसरी का नाम है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ये 3 तो रटने के हिसाब से, क्या रटने का कंसेप्ट है कि श्मिट रिएक्शन में हमेशा एसिड दिया जाता है, मर्जी आप ग्रुप कुछ भी रखो, बेंजीन रखो, आर रखो, इसमें जगह छोड़ दो। कर्टियस हमेशा एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, और हॉफमैन हमेशा एमाइड की रिएक्शन। अब जो 95-96% जो कंसेप्ट है वो ये है कि श्मिट रिएक्शन वो होगी जिसमें हाइड्रोजोइक एसिड काम करेगी, इसको बोलते हैं हाइड्रोएजोइक एसिड, हाइड्रोएजोइक एसिड, ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। जबकि इसमें यूज होता है सोडियम एजाइड, इसको बोलते हैं सोडियम एजाइड, और जबकि इसमें यूज होता है ब्रोमीन, साथ में बेसिक मीडियम KOH या NaOH। ये आपको अच्छे तरह से रटा होना चाहिए, बढ़िया हो। और इन सब में कॉमन फैक्टर है, बताऊं तो इतना याद कर सकते हो सिर्फ वो ये कि इसमें एक कार्बन का उनका प्राइमरी है। अगर आपने यहाँ पर n वैल्यू ले रखी है कार्बन की,
तो यहाँ पर आपका n-1 हो जाएगा पास। ये रख लो तो आपके सारे क्वेश्चन को 95-97% को सॉल्व हो। अगर मैकेनिज्म नहीं भी आती तो भी चलेगा। एक बार के लिए मैकेनिज्म नहीं भी आए तो बच्चा काफी अच्छा काम कर सकता है, कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज भी होगी तो चला लेगा काम, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। जैसे मान लो पेपर में लिखा हुआ आ गया CH3CH2CO Cl, एरो के ऊपर लिखा Na-N3 एंड हीट, ए होगा। या एग्जाम में लिखा ए कौन है जिसमें ब्रोमीन प्लस NaOH डालने पर कहते हैं मैथिल अमीन बना। तो ऐसे क्वेश्चन को बरमाल आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये C² बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत बढ़िया आते हैं। अब आप खुद देख लो, ये तीनों रिएक्शन में कार्बन कम होने वाला है, तो सोचो इसके पास कुल कार्बन कितने पहचान होगा, पहचान करना जरूरी कि ये रिएक्शन कंटीन्यूअस है। इसका मतलब इसमें 3 कार्बन, ये कितने कार्बन का होगा? सर दो 2 कार्बन। कार्बन। प्राइमरी में तो देखो 1 सेकंड अलाइड। ये देखिए पकड़ ला गया। अब यही चीज है यहाँ पर आपके पास प्रोटेक्ट दे रखा है 1 कार्बन का। अब बैक साइड जाओ तो ये 2 कार्बन होगा उसमें। 2 कार्बन। एमाइड, तो ये लो साहब 2 कार्बन का एसिड एमाइड। देखो ऐसे क्वेश्चन बड़ी आसानी से खूब मिलेंगे। ये 95, 96, 97% का कंसेप्ट। अब आता है मैकेनिज्म पार्ट क्या है। ये मैकेनिज्म पार्ट, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, एक्चुअली में जितने कंपाउंड हैं ये सब के सब अपने आप को यहां ला के रखते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन। ये होता है इनका रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो चाहे आप कर्टियस रिएक्शन कर रहे हो, चाहे आप श्मिट रिएक्शन कर रहे हो, और चाहे आप हॉफमैन कर रहे हो, इन तीनों का आंसर यहां आपके पहले खड़ा होता है। ये सबका चौराया है, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां पहुंचेगा। अब सब तीनों मिलकर एडजस्ट करेंगे। अब ये जो नाइट्रीन बना ये करेगा रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि देखो इस समय नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं होती। देखो तो नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर, तो ये R घूम के N पे अटैक कर देगा, जिससे कि सबकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। अब आप अगर रीअरेंजमेंट करते हो तो ये वाला जो R था, जो C से जुड़ा था, वो किससे आके जुड़ गया? N से। तो इधर ये रहा R, ये रहा N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको बनाया भी था, आपको याद हो तो इसका नाम था एल्किल आइसोसायनेट। यहां पर थोड़ा सा रोक के मैं आपको हिंट देता हूं। भोपाल टेस्टी गैस मिक मैथिल आइसोसायनेट, भोपाल के अंदर जहरीली गैस निकली थी कार्बाइड से, काफी लोग मर गए थे, आपको ध्यान होगा। Yes, sir. हाँ सर याद है। या मैथिल रख दोगे कहीं भी तो वो सब की सब मिक गैस बना देगी। अब ये जो आइसोसायनेट बना, इस आइसोसायनेट का कर दो हाइड्रोलाइसिस। अब यहां खासियत थोड़ी सी रोक कर अलग कर दूं कि इसमें तो नॉर्मल हाइड्रोलाइसिस या QH या बेसिक मीडियम, तो अगर मैं QH वाला काम करता हूं तो यहां अगर मैं QH लूं तो देखो ये आपका QH डाल दिया। इससे आपको से फायदा क्या है तो मैं बताऊंगा आपको फायदा क्या है। इसे मैंने एक टेक्निकल पॉइंट बना दिया। देखिए ये बन गया आपका फायदा। ये अब आप कहोगे सर आपने ये QH वाला रिएक्शन क्यों कराया? तो इसका हिंट देता हूं मैं, देखो सर हाँ जी, सर क्लास कंटिन्यू है क्या आज? अब ये कंटिन्यू होने क्लास होगी।
अच्छा सर कंटिन्यू रहेगा सर 5 मिनट का छोड़ दो कम से कम। सर ब्रेक दे दीजिए प्लीज। और चाहिए अरे सर को बोलने दो। आज अरे बेटा सुन ले, रुक जा। मेरी आज तबीयत बहुत खराब थी बेटा, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम चल रही थी थोड़ी सी, तो मैंने आज सोचा था छुट्टी कर देता हूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा कोर्स भी कंप्लीट करना जरूरी है, तो मैंने क्या करा कि 2 क्लासेस बोल दी थी सुबह। तो फिर मेरे को सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करना, जितनी ले सकते हो उतनी ले लो, उसके बाद छोड़ देना। तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको 7 बजे छोड़ दूंगा कंप्लीट, है कि नहीं? तो लास्ट की क्लास आपकी ये ऑफ हो जाएगी, ओके सर। कंप्लीट करने के लिए अधूरा रह जाएगा कंप्लीट। इसका अपना एसिड वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, फिर एक रिएक्शन और बची है बस, वो कंप्लीट करते मैं आपको फ्री कर दूंगा ना बेटा। ओके इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक रीजन है। क्या होता है, पेपर के अंदर ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CO NH2, एरो के ऊपर लिखा हुआ आता है ब्रोमीन प्लस KOH, और कहता है बताओ A क्या है। तो देखो आप इसको A को आंसर बना सकते हो कि पहले सोचो आप। यस सर सर वो थोड़ा बोर्ड के बाहर चला गया। अभी बात चला गया ये अब आ गया। हाँ यस सर, सही दिख रहा है। तरीका दिया नहीं सी स्क्वायर से दिया, और आपको अच्छे से पता है सी स्क्वायर में करना क्या है, हमें केवल एक कार्बन का भी तो करना है। तो आपका आंसर ये Yes. कार्बन का है, तो ये कितने कार्बन का, 2 कार्बन सर 2 का हो जाएगा। 2 कार्बन का आपका बन गया एथिल अमाइन। समझ में आ गया? अब सोचो ये 1% का क्वेश्चन है, अगर पेपर में एग्जामिनर ब्रोमीन प्लस KOD, अब टेक्निकल पॉइंट है वो ये। तो अभी तो आप क्या कर रहे थे, इस वाले को गायब करके ये स्ट्रक्चर बना दिया फट से, लेकिन आपको पता है क्या ये 2 H ही बोले H है क्या? देखो ये कहां से आ रहे हैं, KOH से। तो सोचो अब की बार आंसर है तो एक कार्बन कम का ही अमीन, लेकिन वो जो अमीन है वो डिट्रो अमीन है, यानी N के पास जो H नहीं आएगी, क्या आएगी इसके पास, D2 आएगी। ये अब बताओ मेरी टेक्निकल पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको अच्छी तरह रट मारो, देखो खूब आते हैं। और आपको अगर मान लो मैकेनिज्म में कहीं दिक्कत हो तो छोड़ दो, तो 95-96% यहीं से आ जाएगी। तैयारी बस करते रहो अच्छी सी, अपनी हिंट लिखते रहो कि भाई कौन सी स्टेप अप है कौन सी स्टेप डाउन। अब लेता हूं इसका लास्ट सेक्शन, जिससे आपके सारे एसिड एंड एसिड एरोमेटिक खत्म, ताकि अपन आप कल पे पढ़ेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड, ताकि आपका टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाएगा ऑर्गेनिक का। ये होगा नंबर 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, किसका नाम है HBZ। बहुत नाम आप जानते हो, इसका नाम है हेल पोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसके क्वेश्चन अपने नीट में आ चुके हैं बेटा, हेल-पोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इस हेल-पोलार्ड जेलेंस्की की खासियत क्या है समझना, क्या इसकी खासियत है, ओनली फॉर एसिड, इसके लिए एसिड होना जरूरी है, और इसकी खासियत क्या होनी चाहिए, एट लीस्ट 1 अल्फा H। इसका मतलब ये वही एसिड दे सकते हैं जिनके पास कम से कम एक एस तो होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रिएजेंट, इसका रिएजेंट होता है बेटा फास्फोरस के साथ क्लोरीन या ब्रोमीन, बस इतना से याद करना होता है। देखो क्या रिएक्शन है ये लिया आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां मेरे को एक एच लिखाना जरूरी है, अल्फा एच। यहां एरो पे एग्जामिनर लिख के देगा फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। कुछ नहीं करना, अगर मैं कोई मैकेनिज्म में नहीं जाऊं तो मेटल की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ अल्फा पोजीशन पर एच को रिप्लेस करके ब्रोमीनेटेड करना है, बस आंसर बनेगा अल्फा ब्रोमो एसिड।
बस ये आपकी HVZ रिएक्शन कंप्लीट। इतना सा रखता है साहब। डन सर। लेकिन अभी सुन लो, ये आपका होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। अब इसका असली चीज जो काम की जो पेपर में आई थी वो क्या थी, ये दे रहा हूं मैं आपको। एग्जामिनर ने दिया था प्रोपेनोइक एसिड, ये दिया था पेपर में प्रोपेनोइक एसिड, और एरो पे लिखा था फास्फोरस प्लस ब्रोमीन। उसने कहा बना ए, फिर उसने इस ए में 3 इक्वेशन की। ये 3 इक्वेशन आपको पूरी करके लानी है और तीनों आपने पढ़ी हुई। पहला है, अगर इस कंपाउंड में एक्वस क्लोज डाल दें तो आपका बी कॉमन। आपको उसका स्ट्रक्चर और नाम, इसके नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉमन नेम है, एबीसी नहीं। अगर इसके अंदर आपने अमोनिया डाल दिया तो ये बनेगा सी, और अगर आपने इसमें डाल दिया अल्कोहलिक KH और गर्म कर दिया तो ये डी। इन सब के कॉमन नेम आपको बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो मेरी बात समझ में आई बेटा? यस सर। मेरी बात को सुनो समझो। अब कल अगर तबीयत ठीक रही तो मैं क्लास लूंगा, और लूंगा भी, मैं देख लूँ कंडीशन की तबीयत को बहुत डाउन जा रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना अब शुरू करेंगे अपन नाइट्रोजन कंपाउंड। लगभग नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड पर पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा रह गए वो अपन पूरे पढ़ेंगे। वो है नाइट्रोजन कंपाउंड, जो अपना एक दिन में खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली एक दिन 1.5 दिन में, है ना बेटा? ये आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर है। एक चैप्टर आपका रह गया है पॉलीमर्स। लेकिन जानना, पॉलीमर्स के लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी जो एनसीईआरटी है उसको खूब बढ़िया पढ़ लेना। तो फिर बीच में कभी आपको लगेगा कि सर मुझे कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ लेना, तो हम डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें सब रखने वाला है बेटा पूरा एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से बढ़िया पॉलीमराइजेशन किसी में नहीं किया। क्लियर है? तो अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया अपना नाइट्रोजन। फिर आपको जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ पूछना होगा, तो वैसे तो मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूं, लेकिन फिर भी कभी कहोगे तो सैटरडे संडे मैंने कोई ना कोई क्लास ले लिया करेंगे। ठीक है बेटा? सर सर बायोमोलिक्यूल्स, हाँ सर, जो पॉलीमर्स के पहले जो चैप्टर्स है बायोमोलिक्यूल्स, उसको आप कौन पढ़ाएगा? बायोमोलिक्यूल तो राजीव सर से बढ़िया कौन पढ़ा पाएगा? बायोमोलिक्यूल तो बायोलॉजी का चैप्टर सब अच्छे से खुद ही करा लेंगे। बाकी कुछ सर उसमें का जो सर वो जो घुमाता है ना, फ्रक्टोज D+ है D- है, वो वाला टॉपिक नहीं बनता, उसको बता देना। कोई दिक्कत, आपको लगेगा ना मैं से पूछ रहा, तैयारी कर लो। आपको लगेगा सर मेरे को ये चीज पूछनी है, तो एक दिन कोई प्रॉब्लम है रख लेंगे, पूरा बायोमोलिक्यूल पूछ देना, है कि नहीं? ठीक है सर, थैंक यू। तो कैसे सब चीज क्लियर कर दो, तो आइडिया लग जाएगा कि आपने कितना कर रखा है और कितना नहीं कर रखा, मैं बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं? Take care, sir. Hello, sir. Thank you, sir. चलो बदमाशों, Sir,